एक बार प्रेम से बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे छठा चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। हम आपको बता देते हैं कि ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और आप लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं बायोलॉजी के, जैसे 5 चैप्टर पढ़ा दिए, ये अंतिम चैप्टर है लास्ट। ठीक है, तो आप लोग 5 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आपको सीधे सीधे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है और प्लेलिस्ट में जा करके आपको जो है ध्यान से जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है आप उस सब्जेक्ट में चले जाइएगा। जो चैप्टर का देखना होगा वो चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियोस को देख लीजिएगा। हम जो है टोटल चैप्टर का धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करते जा रहे हैं, जिसका सारा का सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिलता जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज और उस सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर का एक वीडियो, एक चैप्टर का एक वीडियो, ऐसे करके मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से ही हमेशा वीडियोस को देखिएगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लास्ट चैप्टर एक का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सबसे पहले जान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता है उस संसाधनों का कहते हैं जी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं, यानी कि प्रकृति ने कौन सा चीज को इसमें से नहीं दिया है। तो वायु हम लोग को प्रकृति ने कैसे जी दिया है, यानी कि हम लोगों ने वायु को नहीं बनाया है। मृदा जो है प्रकृति ने दिया है, हम लोगों ने मृदा को नहीं बनाया। जल भी प्रकृति ने दिया है, इसको भी हम लोगों ने नहीं बनाया। अब इस पे मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर जो है डी दिया है, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसके बदले कुछ अलग ऑप्शन होना चाहिए जो कि मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे में घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गया, समझ में आ रहा ना जी, नाहर वगैरह हो गया। ये सब जो है मानव द्वारा बनाया गया है संसाधन। ठीक है, तो ये सब जो है संसाधन को यहाँ पे इसमें लिस्ट में से नाम देना चाहिए था, लेकिन जीवधारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवधारी का मतलब होता है कैसे जी, पेड़ पौधा आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सब चीज मैंने जीव आ जाएंगे, सजीव आ जाएंगे, इसमें जीवधारी में सजीव आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हमको ये ऑप्शन जो है ठीक ठाक नहीं लग रहा है। हालांकि अगर परीक्षा में कुछ चेंज करके दे दे, मानव द्वारा जो बनाया गया कुछ ऑप्शन बने के दे दे, तो उस ऑप्शन को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लॉजिक लोग देते हैं कि जीवधारी जो है कि मानव जो संसाधन होते हैं, ठीक है, मानव अगर संसाधन के रूप में देखा जाए तो वो संसाधन जो है अपने आप से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बोला जाता है कि मानव निर्मित है वो संसाधन। मानव क्या है जी, मानव निर्मित ही संसाधन है। तो जीवधारी संसाधन, उसको जीवधारी उसको बताते हैं कैसे जी कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। लेकिन ये लॉजिक मुझे गलत लगता है, इसलिए इसका आंसर हम ए डी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर सवाल चले आते हैं। यूरो 2 का संबंध क्या है? तो यूरो 2 जो है इस संबंधित है वायु प्रदूषण से। किससे संबंधित है जी? वायु प्रदूषण से संबंधित है। और इस मैंने कि ये जो यूरो 2 जो लाया था, ठीक है, इसमें जो है शीशा रहित वाहनों का प्रयोग करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शीशा रहित वाहनों का प्रयोग जो है मैंने कि शीशा रहित वाहनों का जो है प्रयोग करने के लिए मैंने कि बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल कहने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो जमीन के नीचे जो है जल उपस्थित है, जिसको आप लोग कल वगैरह से निकालते हैं, चाहे मोटर वगैरह से निकालते हैं, जिससे नीचे वाले जो है जल को, उसी को हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं। ठीक है, इसमें से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो क्या नदी में जो पानी है नीचे से आता है? ठीक है, तो नहीं, नीचे से नहीं आता है। तालाब में पानी, बारिश का पानी ही भरता है, चाहे झरना वगैरह का पानी भरता है। कुआं में पानी नीचे से आता है, ठीक है, तो कुआं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुआं। ठीक, अब यहाँ पे समझ लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु उसको बोलते हैं जिस जंतु में एक ही माने जीव में नर भाग भी और मादा भाग दोनों भाग बने की पाया जाता है। नर कोशिका मादा कोशिका दोनों का दोनों जो है पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे नर अंग और मादा का जननांग जो है दोनों पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये उभयलिंग जंतु कहलाता है। और ऐसा जंतु जो है केचुआ है। कौन सा है जी? केचुआ है। मछली जो है एक लिंगी है, शेर भी एक लिंगी है और बकरी भी एक लिंगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उभयलिंगी नहीं है। कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। ठीक है, कोलीफॉर्म क्या है जी? एक जीवाणु है जो कि मानव के आंत में होता है। कहाँ होता है जी? मानव के
आंत में होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोलीफॉर्म क्या है जी, एक जीवाणु है जो कि मानव के आंत में रहता है। कहाँ रहता है, आंत में। ठीक है, स्वच्छ जल यानी कि साफ जल का जो है पीएच मान क्या होता है जी, तब आप लोग सभी लोग जानते हैं साफ जल का पीएच मान जो है 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। ये क्या होता है जी, उदासीन। ठीक है, अच्छा 7 से कम अगर कोई वस्तु मैंने किसी चीज का जो है पीएच मान हो तो वो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है जी, अम्लीय प्रकृति का। 7 से ज्यादा हो तो वो होगा क्षारीय प्रकृति का। कैसा प्रकृति का होगा जी, क्षारीय प्रकृति का होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका जो है पर्यावरण दिवस मनाने का जो घोषणा किया था वो संयुक्त राष्ट्र ने किया था। किसने किया था जी, संयुक्त राष्ट्र ने किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 21 लिए मनाया था ताकि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण मैंने किया जा सके। जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके, इसीलिए जो है पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो 7 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन बी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की हुई थी। ठीक है, तो गंगा कार्य योजना जो है प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी। कब हुआ था जी, 14 फरवरी 1985 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई डेट नहीं दिया है लेकिन ईयर दिया है, तो आप लोग 1985 टिक आउट करेंगे, ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, ये गंगा कार्य योजना जो है प्रारंभ किया गया था तो 14 फरवरी 1985 को प्रारंभ किया गया था। मैंने कि यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया, डायरेक्ट ईयर दे दिया है, तो 1985 हम लोग टिक आउट करेंगे। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आप लोग को हमने बताया था कि चिपको आंदोलन एग्जैक्टली जो है 1973 में जो है मैंने कि हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, लेकिन इसमें 1973 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास का दिया है 1970, तो हो सकता है कि चिपको आंदोलन 1970 से प्रारंभ हुआ हो। ठीक है, तो 9 का जो है ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर पे चले जाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि सरदार सरोवर बांध जो है ये कब मतलब कि बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 17 सितंबर 2017 में ये बन करके तैयार हुआ था सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, जिसका उद्घाटन हम लोग के नरेंद्र मोदी जी ही किए थे। कौन किए थे जी, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए थे। आई कहाँ पे है जी, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है गुजरात में है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है गुजरात वाला हिस्सा में, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने इस सरदार सरोवर बांध को बनाया, मैंने कहा उद्घाटन किया था, जो कि बनकर तैयार हुआ था 17 सितंबर 2017 को बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ बचाया गया था, ध्यान रखिएगा, तो ये मिदनापुर में बचाया गया था। कहाँ बचाया गया था जी, मिदनापुर में बचाया गया था। तो 11 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि वन को अगर आपको बचाना है, संरक्षण करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें से कौन सा प्रक्रिया आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो है नियंत्रित हो पाए, वन का संरक्षण हो पाए। तो आप लोग जो है किस पर रोक लगाएंगे जी, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई है। जी हाँ, इस पर रोक लगाना जरूरी है। अतिचारण यानी कि बहुत सारा जो है पेड़ पौधों को चाहे घास फूस को आप लोग चरा देते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा रोक लगाना चाहे नियंत्रित करना जरूरी है। खनन कार्य को भी रोकना जरूरी है। तो यानी कि ये सभी आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरण। और जो नहीं अपघटित होता उसको अजैविक कारक नहीं था, जैविक कारक अजैव निम्नीकरण उसको बोलेंगे, चाहे जैव अनिम्नीकरण बोलेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 13 का जो है ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल का कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार की आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आर का जो है मतलब क्या है, 3 गो आर जो होता है उसका मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 गो आर का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। और रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी, पुनः चक्रण। और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग।
क्या होता है जी, पुनः उपयोग चाहे पुनः प्रयोग यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। रिड्यूस का मतलब जो है कम से कम, माने कि जितना भी जरूरत हो बस उतना ही वर्क करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रिसाइकिल का मतलब पुनः जो है उसको माने कि दोबारा से उसको प्रयोग में लाया जा सके, ऐसा कुछ करें और उसका प्रयोग भी दोबारा करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 गो आर जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस। तो आप लोग ये तीनों शब्द को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सरकारी नौकरी के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कर रहा है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। तो जैव विविधता के जो विशिष्ट स्थल है यानी कि हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो वन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वन। हॉटस्पॉट क्या कहलाता है जी, वन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल का हॉटस्पॉट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है, ठीक है। तो अमृता जो है देवी थी, ठीक है, इनके नाम के ऊपर जो है, इनके नाम पर जो है अवार्ड भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ध्यान रखिए, खेजरी जो है, खेजरी, ठीक है, ये कौन सा जी, खेजरी नामक जो है वृक्ष है, इससे संबंधित यानी कि महिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे हुआ जी, इनका अमृता देवी बिश्नोई का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा गाँव में हुआ है, तो खेजरौली गाँव में हुआ है, खेजरौली, ठीक है, खेजरौली गाँव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक खेजरी नामक जो है एक वृक्ष है, इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है ये माने कि संबंधित है, इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है इनको जाना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो 17वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो डैम जो है कंक्रीट और छोटे कंकड़ से यानी कि बहुत छोटा जो है बांध बनाया था उसको बोलते हैं हम लोग चेक डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, चेक डैम। और जो डैम यानी कि बांध जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, और ये पूरा पानी को ही रोक देता है, ये जल प्रवाह पर ही रोक लगा सकता है, इतना इसमें क्षमता होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रपात जो है झरना, वाटरफॉल वगैरह, जल प्रपात का नाम आप लोग सुने होंगे, वाटरफॉल वगैरह को ये बोलते हैं, ठीक है। वाटरफॉल आप लोग जरूर सुने होंगे, ऊपर से झरना की तरफ पनिया जो गिरता है ना जी, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। तो जल प्रपात वो सब हो गया। तो यहाँ पे 17 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, चेक डैम को। यहाँ पे 18 नंबर सवाल को हम समझ लेते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है परंपरागत ईंधन है, बहुत पहले से चलते आ रहा है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होते आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये किसके परिवर्तन के कारण जो है बना हुआ है, उत्पन्न होना का मतलब किसके कारण जो है ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैव पदार्थ है यानी कि जीवों के शरीर से ही बना हुआ है, यानी केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, जी हाँ, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा, जी हाँ, लेकिन इसमें केवल शब्द नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्राणियों के मृत शरीर द्वारा हो सकता है, वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा हो सकता है, सागरी प्राणियों के मृत शरीर द्वारा जो है ये पेट्रोलियम का निर्माण हो सकता है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पे केवल शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। 19 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो देखिए मृदा जो है ये भी प्रकृति द्वारा मिला है, हम लोग मानव ने नहीं बनाया है, जल को भी हम लोगों ने नहीं बनाया है, वन को भी हम लोगों ने नहीं बनाया। तो इस सारे के सारे जो है क्या चाहिए जी, ये प्राकृतिक संसाधन ही है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। यहाँ पे 20 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक है। संपोषित मतलब होता है, संपोषित का मतलब होता है जिसकी पुष्टि किया गया हो, ठीक है। यानी कि समझिए थोड़ा सा ध्यान से, संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि जिनका पुष्टि हो चुका है वैसे संसाधनों में से मैंने कि उपयोग करना है। तो कौन कौन संसाधन है जो कि मैंने कि संपोषित रूप में है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, इस सब का सब जो है संपोषित के रूप में ही मैंने उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इस सारा का सारा जो संसाधन है वो संपोषित रूप में उपयोग होता है, यानी कि इसका पुष्टि किया जा सकता है, आराम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये परंपरागत रूप से भी चलते आ रहा है, ठीक है। तो 20 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो जल कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है, 70% भाग में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है विश्व का बात हो रहा है, यानी कि धरती का बात हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा 22 नंबर सवाल पे, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिहरी बांध है, जो कि 260 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है जी? 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है विश्व में 8वां नंबर स्थान रखता है। विश्व में कितना नंबर स्थान रखता है जी? 8वां नंबर। लेकिन भारत में जो है यहाँ पे 1वां नंबर स्थान है, इतना ऊंचाई है। तो विश्व में 1 नंबर पर स्थान पे कौन आता है, ध्यान रखिएगा, तो वो चीन में है। वो बांध कहाँ पे है जी? चीन में है, जिसका नाम है जिनपिंग कॉ। ठीक है, जिनपिंग, कैसे लिखेंगे जी? जिनपिंग कॉ। ठीक है, इस बांध का नाम है जिनपिंग कॉन्ग। अब इसका जो है हाइट कितना है, तो 305 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ये बांध माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2510 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 2510 किलोमीटर के आसपास, तो लगभग 2500 किलोमीटर आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2510 किलोमीटर। इसका लगभग कितना हो जाएगा जी? 25 किलोमीटर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध मान का चीज जी उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में भी ध्यान रखिएगा चोखला जगह पे किया गया है। कहाँ पे किया गया है जी? चोखला जगह पे किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर सवाल के बाद हम लोग चले जाते हैं 25 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन नहीं है, तो केचुआ जो है उभयलिंगी होता है, कृमि भी उभयलिंगी होता है, हाइड्रा भी उभयलिंगी होता है। तो कौन नहीं होता है जी? मछली उभयलिंगी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये एकलिंगी होती है। मछली सब जो कितनी होती है? एकलिंगी होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था जी? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है, ठीक है, मैंने क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा गया था कि एक ही जाति के पौधे के कई मैंने की प्रजाति हो सकते हैं। एक ही जाति का जो पौधा होता है उसका कई प्रजाति हो सकता है, और ये प्रजाति जो है भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि किसका भौगोलिक परिस्थिति कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंसानों में ही देखा जाए तो कुछ देश के जो है लोग होते हैं क्या चीज़? काला काला होते हैं। कुछ देश के लोग जो है बहुत गोरे होते हैं। और हम लोग भारत जैसा जो है देश में रंग जो है अलग अलग टाइप का भी देखने को मिलता है। तो हर जगह का जो है परिस्थिति के हिसाब से जो है मतलब कि लोग वहाँ पे बने होते हैं, चाहे कोई भी जीव बना होता है, चाहे कोई भी यहाँ पे पेड़ पौधा वगैरह बना होता है। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर देख लीजिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है कि जो सजीव नहीं है, वो संसाधन कौन है। ठीक है, तो जो सजीव नहीं है वैसा संसाधन का बात कर रहा है, अजैविक संसाधन का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी? तो समझिए ध्यान से कि वन जो है इस सजीवों में आता है, तो इसको कंसीडर नहीं करें। कोयला जो है सजीवों से बना होता है, यानी कि जैव संसाधन कहलाएगा। पेट्रोलियम भी सजीवों से बना होता है, यानी कि ये भी जैव संसाधन कहलाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जल बचता है, तो ऑप्शन जो है आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजैविक संसाधन यानी कि निर्जीव पदार्थों से जो बना हुआ संसाधन है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर में कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको नम क्षेत्र कहते हैं, यानी कि 28 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 29 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय सिंचाई है हिमाचल प्रदेश में, उसको हम लोग कुल्ह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? कुल्ह के नाम से। और ये कुल्ह में जो है होता क्या है, तो जो नदी का पानी है, यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक नदी है, उसका पानी जो है क्या करते हैं, सबसे पहले नहर वगैरह को जो है प्रवाहित कराते हैं, फिर गाँव तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, कुल्ह जो है ये बहुत ही वहाँ पे प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 29 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, यानी कि आगे के जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा आप लोगों को पता होगा। और चिपको आंदोलन जो है लगभग कितना जी 1973 में हुआ था, जिसमें स्त्री और उस गांव के लोग जितने भी थे वो सब क्या कर रहे थे, पेड़ पौधों को आगोश में पकड़ ले रहे थे और पेड़ पौधों का संरक्षण कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, काटने से रोक रहे थे। यहाँ पे 31वां सवाल देख लीजिए कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। ठीक है, यानी कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी कि जो अपघटित हो जाता है वैसे अपशिष्ट कौन है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनमें से सभी हैं, वो इनमें से क्या है जी, सभी है। तो 31 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मल मूत्र भी अपघटित हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है, बाहित मल भी अपघटित होकर मिट्टी मिल जाता है, पेड़ पौधों का जो मृत शरीर है ये भी अपघटित होकर के मिट्टी में मिल जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन डी टिक आउट करने की जरूरत है, इनमें से सभी, ठीक है। अब यहाँ पे 32 नंबर पे आ जाते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट इनमें से कौन है, ठीक है, निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे जैव अनिम्नीकरण का बात करें कि जो अपशिष्ट मैंने कहा जी ये अपघटित ना हो पाए उसका बात करें, तो शीशा भी अपघटित नहीं होता है, आर्सेनिक भी अपघटित नहीं होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ अपघटित नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इनमें से सभी ऑप्शन ए भी हो जाएगा। तो 32 नंबर का भी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे रेडियम वगैरह का बात कर रहा है, यूरेनियम वगैरह का बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल दिवस कब मनाया था, तो आप लोग याद रखिएगा जल दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग का बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये सवाल हम शुरुआत में ही बताए थे। कोलीफॉर्म जो है ये आंत में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है जी, कोलीफॉर्म आंत में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोलीफॉर्म है क्या, तो जीवाणु है, आप लोगों को हमने शुरुआत में ही बता दिया था। अब यहाँ पे 35 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। अब यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि बाघ संरक्षण कह रहा है कि बाघ संरक्षण कह रहा है। अगर बाघ संरक्षण का बात कर रहा है, अगर बाघ संरक्षण का बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये बाघ संरक्षण जो है 1973 में ही यहाँ पे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसके नजदीक आंसर जो है ऑप्शन बी तो सही हम मान सकते हैं, लेकिन ये बाघ संरक्षण जो है हमको समझ में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं। अगर बाघ के जगह पे बाघ होता तो 1973 जो है आप लोग ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सीधे सीधे कहाँ पे जी, 36 नंबर सवाल पे चले आते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, यानी कि पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। हानिकारक मतलब कहने का मतलब कि कौन सा जैसे पर्यावरण का अनुकूल कहने मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, कौन ये पूछ रहा है। तो पैदल चलना पर्यावरण के लिए अच्छा है, बिल्कुल, ठीक है। साइकिल से चलना ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा है क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलता है। मोटरसाइकिल से चलना, जी हाँ, मोटरसाइकिल से चलना जो है ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये जो है प्रदूषण फैलाता है, इससे धुआं वगैरह निकलता है, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं, यानी कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा को प्रदूषित कौन इसमें से नहीं करता है, इसको पूछा है। तो गंगा में कपड़ा धोना जो है ये प्रदूषित तो करता है, गंगा में जले शव को बहाना ये भी क्या करता है जी, गंगा को प्रदूषित करता है। रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन ये भी क्या करता है जी, गंगा को प्रदूषित करता है। तो गंगा में मछली पालेंगे तो ये बनेगा जी प्रदूषित नहीं करेगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, जो गंगा नदी को क्या करता है जी, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, यानी गंगा को प्रदूषित नहीं करता है। 38 नंबर कह रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम जो है ये किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सबसे पहले सुरंगम समझ लीजिए, सुरंगम जो है इस सुरंग शब्द से बना है, और इस सुरंगम होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ में क्षैतिज जो है, यानी कि क्षैतिज कुआं इसको समझ लीजिए, यानी कि देखिए पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ हो गया, ठीक है, और इसमें जो है क्षैतिज ऐसा जो है नीचे नीचे जो है मैंने कहा बना दिएगा, कुआं टाइप का बना दिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सुरंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सुरंगम बोलते हैं। और ये जो है केरल, यानी कि केरल का है, कौन सा राज्य का है जी, केरल का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू जो है पानी को, यानी कि पानी को जो है पास किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसके थ्रू पानी को निकाला जाता है बाहर, ध्यान रखिएगा। 39वां सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है जी, तो कर्नाटक में जल स्थान को क्या कहा जाता है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। तो जल संग्रहण स्थान को, इसमें हमको कंफ्यूजन है क्योंकि इसको हम लोग शायद कट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कट्टा बोलते हैं। और इस किताब में दिया है एरिस, हमने गूगल पे भी इसके बारे में सर्च किया तो हमें नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा, अगर मैंने कि परीक्षा में पूछता है तो आप लोग इसको या तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अगर आपको कहीं पे इंटरनेट पे मिल जाता है तो जरूर इसको सर्च कर लीजिएगा, नीचे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि 39 नंबर का कौन सा आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार जो पढ़ा था कहीं किताब में, वो कट्टा ही हमको मिला था, पूरा हमको याद है, ठीक है, वो कट्टा शब्द ही दिया था। लेकिन यहाँ पे टारगेट में जो है एडिस शब्द दे दिया है, 39 नंबर का दे दिया है, एडिस शब्द दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है, तो इसलिए हमको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया है। और गूगल से भी हम जो है इसको कंफर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप लोग
इस क्वेश्चन को परीक्षा में जब आप पूछेगा तो छोड़ भी सकते हैं या फिर कहीं और से पता कर लीजिए, ठीक है। मैंने कि देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 40वां तो आप लोग सभी को पता है कि BS4 हो चाहे BS2 हो, इस सब का संबंध जो है वायु प्रदूषण से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। BS2 आपको शुरुआत में पढ़ा था, BS4 जो है ये कहाँ है जी, वायु प्रदूषण से ये लास्ट में है, ठीक है। तो 40वां सवाल जो है खत्म हो गया, यानी कि आप लोग का बायोलॉजी का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। तो आप लोग इस बात के लिए खुश हो जाइए कि और भी अब सब्जेक्ट जो है चलने वाले हैं। अब इतिहास का आएगा, फिर इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट का जो है हिंदी संस्कृत वगैरह सबका खत्म कर देंगे। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट से ही आपको पढ़ना होगा और प्लेलिस्ट से ही चैप्टर वाइज आप लोगों को सवाल को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के यानी कि वीडियोज में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।